स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट में रिवरमैन की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज कंप्लीट करते हैं। रिवरमैन और कुछ एक दो चीजें और। रिवर की वेलोसिटी VR है, P पॉइंट पे एक मैन है, जस्ट अपोजिट साइड Q है। ये मैन किसी VM वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है, लेकिन रिवर उसको ड्रिफ्ट करती जाती है और उसका एक्चुअल पाथ, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी V बनती है। ये रिवर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। वो चलता है A की तरफ लेकिन पहुंचता है B पे। सपोज ये बैंक के साथ एंगल थीटा बना रहा है, थीटा कभी कभी वर्टिकल के साथ इसके साथ भी देता है, तो ध्यान रखना है। तो अब मैं अगर इसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड करूं, तो मैंने पहले ही बताया था कंपोनेंट वाइज भी। तो V की वैल्यू रिजल्टेंट वेलोसिटी है Vm प्लस VR, या इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू Vm cos थीटा प्लस VR I कैप प्लस Vm sin थीटा J कैप। अब इसमें टाइम टू क्रॉस द रिवर और डिस्टेंस वगैरह की बात करता है, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हम लिख सकते हैं E by Vm या AB by VR या PB by V। ना हमें A पता होता है ना B पता, तो केवल डायरेक्शन मालूम है, तो हम इसलिए इसको सही तरीके से यूज करें जिससे कि हमको पता होता है PQ। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ निकलेगा। दैट इज Vm sin थीटा। और कहां पहुंचेगा ये भी निकाल सकते हैं हम, QB। दैट इज, इसको अगर हम देखें तो ये कंपोनेंट Vm sin थीटा और ये कंपोनेंट Vm cos थीटा बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग के हिसाब से QB बाई Vm cos थीटा प्लस VR। ठीक है, हम निकाल सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसमें दो स्पेशल केसेस भी बनेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले एकदम जनरल प्रॉब्लम इसको उठाते हैं जिसे सॉल्व कर लिया जाए टाइम, फिर उसके बाद स्पेशल केसेस हैं, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ। 500 मीटर चौड़ी एक नदी है। VR 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। एक मैन है जो कि 53 डिग्री एंगल पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको क्रॉस करना शुरू करता है P पॉइंट से। क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टू क्रॉस द रिवर और कहां पहुंचेगा B। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी B है, फाइंड T एंड QB। फॉर्मूला आपके सामने है, करस्पॉन्डिंग निकाल के पहले टाइम निकाल लीजिए। टाइम निकलने के बाद आपके पास QB की वैल्यू आ जाएगी। बताइए फटाफट T की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, 7.5 सेकेंड 1/r करके निकाल। चलो किलोमीटर पर आ रहा है ना, मीटर को हाफ किलोमीटर कर लेते, 7.5। इसको रिजॉल्व कर लिया, इधर आ गया 3, इधर आ गया 4। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर PQ बाई Vm sin थीटा से इससे टाइम निकाल दिया जाता है।
बराबर हाफ किलोमीटर अपॉन स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम की वैल्यू हो गई 1/8 आर। आर में आ गया 1/8 आर आ गया। इसको चाहो तुम सेकंड में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 60/8 सेकेंड। 7.5 सेकेंड। अब क्यूबी निकालना है, तो क्यूबी बाई करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये 3 है और ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये 3 दे रखी है, ये भी 3 दे रखी है। तो क्यूबी इज इक्वल टू क्यूबी बाई वी एम cos theta plus VR is equal to 1/8 R. So that equals to QB is equal to 6/8 किलोमीटर। ठीक है, that is 750 मीटर पर 750 मीटर, that equals to 750 मीटर। आंसर है 750 मीटर। ठीक है, समझ में आया? तो जनरल एंगल के हिसाब से बात कर सकता है, तो जनरल एंगल के हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में हेर फेर करता रहेगा, चेंज करता रहेगा और तमाम क्वेश्चन पूछता रहेगा। अब इसमें दो स्पेशल केसेस बनते हैं। कौन से दो स्पेशल केसेस हैं देख लेते हैं। पहला है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब वो जस्ट अपोजिट साइड पहुंचे, उसको P से Q पे पहुंचना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो किधर स्विम करना चाहिए उसको? उसको सीधे स्विम करना चाहिए? नहीं, सीधे स्विम करेगा तो नदी इधर बहा ले जाएगी उसको, इधर स्विम करेगा तो इधर ही जाएगा। लेकिन हमको क्यू पॉइंट पे पहुंचना है, तो पक्की बात है कि मुझे किसी एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। चलिए मैं ये एंगल अल्फा ले लेता हूं। तो वीएम को किसी एंगल अल्फा पे भेजा गया, जिसकी वजह से वीआर ड्रिफ्ट मिला और वो फाइनली रिजल्टेंट पाथ पीक्यू के अलोंग गया। इसको शॉर्टेस्ट पाथ कहा गया। टाइम कितना हो जाएगा? पी क्यू बाई वी, दैट इज पी क्यू बाई कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? ये वी एम है, ये वी आर है, तो वी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ट्राइंगल से लगा दिया वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, पी क्यू बाई वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर अंडर रूट। ये टाइम टू क्रॉस द रिवर हो गया। अल्फा पूछ ले तो साइन अल्फा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम, अगला केस बन जाएगा। आसान है, मतलब वो किसी एंगल अल्फा पे चले इस तरफ और जिससे कि क्यू पे पहुंच जाए, तो इसको केस को बोला गया शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ की अगर बात की है तो एंगल पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। टाइम कितना लगेगा? करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग पी क्यू बाई वी, और वी किसके बराबर होगा? दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो अंडर रूट निकाल लेंगे, वी मिल गया तो टाइम मिल गया। टाइम को हमेशा इस फॉर्म में याद रखिए, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। ठीक है, और एंगल अल्फा निकालें तो साइन अल्फा इक्वल टू वी आर बाई वी एम कैलकुलेट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम टाइम की बात कर रहा है। अब इस फॉर्मूले को देखिए, पी क्यू बाई वी एम साइन थीटा। ये टाइम मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, दैट इज 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो शॉर्टेस्ट टाइम के केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो कुछ यूं ट्रेवल करते हुए जाएगा, इधर चलेगा और कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो टाइम टू क्रॉस टी मिनिमम इज इक्वल टू पी क्यू बाई वी एम। क्यूबी पूछ ले कहां पहुंच रहा है, तो क्यूबी बता देंगे। क्यूबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी इंटू कितना?
ये VR है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप शॉर्टेस्ट टाइम निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जब वो क्यू पे पहुंचे। और शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा? जब वो क्यू की तरफ ट्रेवल करे लेकिन पहुंचे कहीं दूसरी तरफ, किसी दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ का 2 केस बन जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। VM दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, VR दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ एंड टाइम फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। दोनों केस के लिए टाइम निकाल लीजिए। बस फिगर बनाना आपको आना चाहिए, फटाफट बना करके इसके सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फिगर बना करिए, अपने आप याद रहेगा। करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। पहला वाला कितना आ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम? PQ ले लीजिए, PQ को ½ किलोमीटर ले लीजिए, आधे किलोमीटर चौड़ी नदी। PQ/4 ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आएगा PQ/4 और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आएगा PQ/5। फिगर बनाना है बस, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग वाला गेम खेल लीजिए। शॉर्टेस्ट पाथ VM VR V बराबर 4। शॉर्टेस्ट टाइम VM VR V। T बराबर PQ/V, T बराबर PQ/V। ठीक है, आसान है। टाइम निकल गया, कहाँ पहुंचेगा, कितना एंगल होगा, तो एंगल वेंगल भी ट्रायंगल से निकाल लीजिए, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग करके। एक बंदा राउंड ट्रिप करता है P to Q, Q to P, P to Q, Q to P। कितना टाइम लगेगा? VM वेलोसिटी है और PQ की वैल्यू दे रखी है। टाइम की वैल्यू बताइए। P से Q गया, Q से P वापस आया। जाते वक्त वो इस तरफ जाएगा VM, पहुंचेगा यहाँ, और लौटते वक्त वो इस तरफ जाएगा, पहुंचेगा यहाँ। कितने एंगल पे क्या होगा, कैसे होगा? VR दे रखा है। जाते वक्त, आते वक्त। जाते वक्त ये पाथ है, आते वक्त ये पाथ है, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, तो टाइम कितना आएगा? 2 टाइम्स PQ बाई कितनी? √ऑफ VM का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। दो दोस्त हैं, वो नदी को स्विम करके पहुंचना चाहते हैं। 1,2 2 फ्रेंड्स हैं। VR दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्विमिंग स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। बोथ कैन स्विम विद दिस स्पीड। पहुंचना है P से Q। One choose shortest path। shortest time and then run on bank with
speed u to reach q. If both reach at same time, find u. समझिएगा, पहला वाला तो शॉर्टेस्ट पाथ ले लेता है, दूसरा वाला शॉर्टेस्ट टाइम लेता है, इधर जाके यहाँ कहीं पहुंचता है इसकी बी पे, और उसके बाद वो दौड़ते 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 क्यू तक पहुंचता है। किस स्पीड से? यू स्पीड से जाता है। अगर दोनों को समय सेम लग रहा है पहुंचने में, तो व्हाट इज द स्पीड यू, ये कैलकुलेट करनी है, निकालिए। पहला वाला शॉर्टेस्ट पाथ चूज करके क्यू पे पहुंच जाता है, दूसरा वाला शॉर्टेस्ट टाइम यूज करके बी पे पहुंचता है, उसके बाद वो रनिंग स्पीड यू से क्यू तक वापस दौड़ते हुए पहुंचता है। तो व्हाट इज द स्पीड यू सच दैट बोथ विल रीच द पॉइंट क्यू एट सेम टाइम? निकालिए। अच्छी प्रॉब्लम है ये। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पर करे तो डाउनस्ट्रीम में वी प्लस वी आर वी एम प्लस वी आर ले लीजिए, अपस्ट्रीम करे तो वी एम माइनस वी आर ले लीजिए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। फ्लोट वोट के क्वेश्चन बन जाए, उसमें छोड़ा फिर वो आगे गया फिर लौट करके आया तो फ्लोट को वहां पकड़ा। 60 बाई पी क्यू क्या है ये? पी क्यू कहाँ से आ गया? हाँ पी क्यू की वैल्यू ले लो, चलो 500 मीटर, पी क्यू की वैल्यू ले लो हाफ किलोमीटर। पी क्यू की वैल्यू हाफ किलोमीटर ले लीजिए। इसके पास दो टाइम होंगे, पहुंचने का समय और यहाँ से दौड़ के यहाँ तक पहुंचने का समय। 12 किलोमीटर मौलिक का आ रहा है। ट्वेल्व अंजलि कारक गुड। ट्वेल्व आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट के लिए टाइम लगा t1, दैट इज हाफ अपॉन शॉर्टेस्ट पाथ से स्पीड से चलेगा 4, दैट इज 1/8r। सेकेंड के लिए t2 आया हाफ बाई 5, दैट इज 1/10r, एंड QB की वैल्यू आई 3 into 1/10r, दैट इज 0.3 किलोमीटर। रिमेनिंग टाइम t0 is equal to t1 minus t2, that is 1/8 minus 1/10, that is 1/40। q की वैल्यू हो गई QB by t0, that equals to 0.3 upon 1/40, that is 12 किलोमीटर। पहले वाले भाई को समय कितना लगा शॉर्टेस्ट पाथ से? शॉर्टेस्ट पाथ से इस तरफ तिरछा जाएगा कहीं 1, और यहाँ पहुंच जाएगा VR से, और ये हो जाएगा V। ये 5 है VM, ये 4 हो जाएगा, तो टाइम निकल जाएगा कितना? 1
हाफ किलोमीटर अपॉन 4 दैट इज 1/8 आवर। T2 को शॉर्टेस्ट टाइम से जाना है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको इस तरफ तैरना पड़ेगा 5 किलोमीटर पर आवर से, तो समय कितना लगेगा 1/10 आवर। तो रिवर को क्रॉस करने में समय लगा 1/10 आवर। और हम करस्पॉन्डिंग से QB भी निकाल सकते हैं, दिस बाई VR, ये VR हो जाएगा, तो QB बाई VR इज इक्वल टू टाइम 1/10 आवर। तो QB इज इक्वल टू 3 into 1/10, तो T इज इक्वल टू QB बाई VR, यानी QB इज इक्वल टू T into VR, दैट इज 0.3 किलोमीटर। अब कितना समय भाई साहब के पास बचा? ये वाला 1/8 आवर में पहुंच रहा है, इस वाले ने पार तो कर लिया 1/10 आवर में, तो समय कितना बचा उसके पास? समय बचा इतना 1/8 माइनस 1/10 आवर, यानी 1/40 आवर उसके पास बचा समय। अब इतने समय में उसको 0.3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है स्पीड u के साथ, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 0.3 किलोमीटर है और टाइम बचा है कितना उसके पास? 1/40, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है वो रन करते हुए जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो रिवर मैन की प्रॉब्लम आप जितने भी हैं कर लीजिए, जो नहीं आएंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। एक दो चीजें और हैं, साउंड वाली, वेलोसिटी वाली। अभी तक साउंड की वेलोसिटी दे रखी है, एयर की वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ से साउंड को प्रोड्यूस किया गया, यहाँ ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस d दे रखी है, b एयर इस तरफ। ठीक, इस साउंड की स्पीड vs है। कब वो सुनेगा? कब वो सुनेगा बताइए? कब वो साउंड को सुनेगा? करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। तो vs कैसा लेना पड़ेगा? vs कुछ यूं होगा और va कुछ, एयर कुछ इस तरीके से होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी v हो जाएगी। तो टाइम हो जाएगा सोर्स ऑब्जर्वर SO अपॉन v, दैट इज SO यानी d अपॉन अंडर रूट ऑफ v साउंड स्क्वायर माइनस v करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग। तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी साउंड सुनेगा। ये वाली सुनेगा, सीधे जाने वाली नहीं सुन पाएगा, इस तरफ जा रही होगी उसको हवा ड्रिफ्ट करके यहाँ लेके जाएगी, उस वाली साउंड को सुनेगा। एक बड़ा अच्छा कॉमन सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागन है, कई सारे हैं। कहता है इसके जो तीनों पार्टिकल हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरफ ओरिएंट करके चलते हैं और फाइनली वो जाके मिलते हैं कहाँ? सेंटर। मतलब जब भी कभी कहीं पर भी होंगे ये, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि 1 3 4 5 6 हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, इनके सभी पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अपने आप को ओरिएंट करके स्पीड v से चल रहे हैं। इनकी स्पीड v कांस्टेंट दे रखी है और पूछता है कि वो कब आपस में कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट और करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वाला कंसेप्ट देख लेंगे। तो हर समय ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया रहेगा, ये हर समय स्क्वायर बना रहेगा। तो इसका मतलब जिस भी समय अगर हम बात करें इसके लिए, v है ये एंगल 30 है, तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट v cos 30, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी AC बाई v cos 30। इसके केस में सेंटर पे मिलना है, ये स्पीड v थी, तो AC v cos 45। तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आएगा। लेकिन अब हम जनरल पॉलीगन ले लेते हैं, n साइडेड पॉलीगन, n साइडेड पॉलीगन। हम ट्रायंगल नहीं ले रहे, हम स्क्वायर नहीं ले रहे, हम n साइडेड पॉलीगन ले रहे हैं। तो अब जरा देखिएगा, साइड A दे रखी है, ये स्पीड v से चल रहा है, ये इसका सेंटर। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे,
टोटल एंगल 2 पाई और साइड एन है, तो कितना एंगल हो जाएगा ये 2 पाई बाई एन, यानी ये हो गया पाई बाई एन और ये हो गया पाई बाई एन। AC इज इक्वल टू A बाई 2 कोसेक पाई बाई एन। किसी को डाउट? और करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V along AC, V डैश ले लेते हैं या V सिंपल V लिख रही है, V पैरेलल लिख लीजिए। V पैरेलल इज इक्वल टू V साइन पाई बाई, यहाँ बताता हूँ बेटा, V साइन पाई बाई एन। तो टाइम हो गया A बाई 2 कोसेक पाई बाई एन अपॉन V साइन पाई बाई एन। टाइम की वैल्यू आ गई A बाई 2V कोसेक स्क्वायर पाई बाई एन। ये समझिए कैसे। करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, ये एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। एन साइडेड पॉलीगन का साइड ये दे रखा है ए, ये क्या है साइड ऑफ पॉलीगन। तो अगर ये ए है तो ये दूरी कितनी होगी, ये पाई बाई एन एंगल है, ये भी पाई बाई एन एंगल, क्यों 2 पाई एंगल टोटल है और एन साइडेड पॉलीगन ने कवर करके बना रखा है इसको पूरा का पूरा हेक्सागन या हेक्सागन या ऑक्टागन या जो भी है, 10 साइडेड है 15 साइडेड है, क्या फर्क पड़ता है। तो अब अगर एंगल की बात की जाए तो ये एंगल पाई बाई एन, ये एंगल पाई बाई एन, ये वैल्यू A बाई 2, ये वैल्यू A बाई 2, तो ट्राइंगल लॉ लगा दिया, इसको y ले लिया, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई एन। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई A बाई 2 कोसेक पाई बाई एन, ट्राइंगल लॉ लगा के निकाल लिया। ये साइड A बाई 2 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दिस बाई दिस इक्वल टू साइन पाई बाई एन, तो दिस इज इक्वल टू A बाई 2 कोसेक पाई बाई एन, तो A बाई 2 कोसेक पाई बाई एन आ गया। अब वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट निकालना है, दिस इज पाई बाई एन, तो दिस इज 90 माइनस पाई बाई एन। इस तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या कंपोनेंट आएगा V साइन पाई बाई एन। हम चाहें तो आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ। तो वेलोसिटी का सेंटर की तरफ का कंपोनेंट एज्यूम कर लिया, दैट बिकम्स V साइन पाई बाई एन। और टाइम क्या होगा, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। अब 3 साइडेड पॉलीगन है यानी ट्राइंगल है, तो n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, स्क्वायर है तो n की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, हेक्सागन है तो n की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, एंड सो ऑन। जितने भी, तो ये जनरल पॉलीगन के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आता है, एक दो क्वेश्चन इस पे हमेशा देखने को मिलेंगे आपको, किताब में भी दे रखे हैं, हर जगह दे रखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब डाउट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे डाउट्स, तो कंप्लीट कर लीजिए। अब काफी दिन है हमारे पास, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार है, जरूरत पड़ी तो रविवार, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मंडे को भी सुबह भी टाइम रहेगा, लेकिन उतने टाइम में हम, मुझे मालूम है हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। क्योंकि लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो 1 या 2 दिन के अंदर सारे हो जाएंगे। तो आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से DC पांडे के। स्टार्ट करें अभी से डाउट लेना, क्या कहते हैं बच्चों? यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार वो लेके आता हूँ मोबाइल, आप मुझे क्वेश्चन नंबर लाइन से बताना शुरू करिए, मैं डिस्कस करता हूँ। तब तक आप स्क्रीन को एक स्क्रीन शेयर कर लो, उत्कर्ष तुम्हारे पास तो होएगी, स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
सॉल्व्ड एग्जांपल पे आ जाइए, इसमें किसी को डाउट हो पहले? पहला 1 डायमेंशन वाला चैप्टर है, इसमें वेक्टर भी दे रखा है। सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर, किसी को डाउट हो तो? Sample example 3.23. 3.23 सॉल्व्ड एग्जांपल पे आ जाओ। ये सैंपल जो बीच में एक्सरसाइज उनको छोड़ दो, वो आसान होती हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल में आ जाओ। हाँ, लास्ट में होता है चैप्टर के लास्ट में, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल होगा फिर एक्सरसाइज होगी। तो सॉल्व्ड एग्जांपल में आ जाओ। सॉल्व्ड एग्जांपल 5B। क्या कहता है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन 2t - 3 का स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। x इज इक्वल टू 2t - 3 का स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो कब होगा? x बराबर 0 कब होगा? पहले वो निकालो। तो t बराबर 3/2 पे। x बराबर 0 कब होगा? t बराबर 3/2 पे, है ना? 2t - 3 की वैल्यू दे रखी है, तो 2t - 3 0 कब होगा वो बता दिया। तो एट x की वैल्यू 0 कब होगी? t इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वेलोसिटी निकाल लो। v इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2t - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2t - 3 इंटू 2, दैट इज 8t - 12। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब किस वक्त पूछ रहा है? 3/2 पूछ रहा है। पुट कर दो। v इज इक्वल टू 8 इंटू 3/2 - 12, तो v इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी आ जाएगी 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलिए। Sir, sixth. क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ भाई नीचे। सिक्स का कह रहा है, एन ओपन एलिवेटर असेंडिंग विद 0 एक्सेलरेशन, द स्पीड v 10 मीटर, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय ए boy when he is at a height of h equal to 10 meter from the ground. The velocity of projection v is equal to 30. तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 ऐड कर देंगे उसकी वेलोसिटी, दैट्स इट, है ना? क्योंकि अगर हम किसी एलिवेटर से किसी दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस बॉल के पास खुद की वेलोसिटी तो रहेगी रहेगी, साथ साथ किसकी वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी? एलिवेटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर। और कहाँ? जमीन पे कब गिरेगा? द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट 40 के हिसाब से निकाल लो। 40 के हिसाब से आ जाएगी कितनी? 80 मीटर। तो 10 + 80 बिकम्स 90। फिर वो नीचे गिरने में कितना समय लगाएगा? उसके बाद वहां से नीचे तक आने का समय, h की वैल्यू -10 ले ली। देखो उसने -10 लेके सॉल्व कर दिया। r बराबर ut + ½ at²। वेलोसिटी हो गई 40, हाइट हो गई, y की वैल्यू हो गई -10, h की वैल्यू सॉल्व कर लिया, टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें बस एक ही कंसेप्ट था कि बॉल कितनी हाइट पे है? 10 मीटर हाइट पे है और कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 40 मीटर से। अब वो कितनी हाइट तक जाएगी और कितने समय में गिरेगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम हाइट ये 80 मीटर आ जाएगी, और ये 10 मीटर तो है ही। तो अगर तुमको टाइम पूछ रहा है तो -10 इज इक्वल टू 40t - ½ ऑफ 10t²। चलो नेक्स्ट।
The acceleration versus time graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure. ठीक है, पहले उसका acceleration +2 है, फिर 0 है, फिर -4 है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ड्रॉ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या दिक्कत है? पहले एक्सेलरेशन, पहले उसकी वेलोसिटी शुरुआत में क्या है? 0 है ना. तो पहले वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो +2. फिर उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो कांस्टेंट. फिर उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस. कितने समय तक? 2 सेकंड तक. तो -2 सेकंड तक नीचे की तरफ चला जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप ज्यादा है. ठीक है, उसका ग्राफ t is equal to 2, t is equal to 4, t is equal to 5 और t is equal to 6. ये ग्राफ बनेगा. ठीक है, मैथमेटिकली करने की क्या जरूरत है? स्लोप दे रखा है तो पहले 2 के हिसाब से 2 चला तो यहाँ 4 हो गए. फिर कांस्टेंट रहा 2 सेकंड तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रही, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है. फिर वो 4 के रेट से गिर रहा है तो 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? -4. ठीक है, लाइन से चलते हैं. पहले इसी एग्जांपल वाले में चलते रहो. इन एग्जांपल्स में और कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटे? कौन सा एग्जांपल था? लेवल 2 में एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम वही बताई ना मैंने. विंड वाली प्रॉब्लम ये है. विंड अगर चले तो विंड के लिए इस तरीके से केस यूज करो, वो रिवर मैन की तरह इजी बनेगी. क्वेश्चन जो नहीं है पूछ लेना, बता दूंगा मैं. दरिशा कौन सा एग्जांपल पूछ रही हो? एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 5B. लेवल 2 एग्जांपल नंबर 5B. 5B. The total tangential and normal acceleration of the balloon. हाँ ठीक है, बताता हूँ, ये बताता हूँ. 3.23 बताता हूँ. उसके पहले लेवल 2 में एग्जांपल नंबर 5B. A balloon starts rising from the earth's surface. The ascension rate is constant and velocity v naught due to the wind. ठीक है, ascension rate is constant and equal to v naught. ठीक है. The balloon gather the horizontal velocity component v is equal to ky, where k is a constant and y is the height of the ascent. Find how the following quantities depend on the height of ascent. The horizontal drift of the balloon x and y. ठीक है, balloon starts rising from the earth's surface. The ascension rate is constant. अच्छा, वो ऊपर की तरफ की वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है. बढ़िया प्रॉब्लम है भाई. ये पार्टिकल कुछ यूं जाएगा. ठीक है, ध्यान दो. तो किसी भी समय पे इसकी ये वाली वेलोसिटी vy और vx. ठीक है, इसकी वेलोसिटी v ले लेते हैं. इस वक्त इसकी हाइट h है, ये y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या कहता है? dy by dt, ऊपर उठने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, दैट इज v नॉट. और साथ साथ उसकी vx की वैल्यू यानी dx by dt की वैल्यू दे रखी है k टाइम्स y. तो d स्क्वायर x, दोबारा डिफरेंशिएट को दिमाग लगाने के लिए, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू k dy by dt, दैट इज kv नॉट. यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है ay आ रहा है 0, ax की वैल्यू आ रही है kv नॉट. अब आपके पास कंडीशन बन गए.
x में ux है 0 और ax है kv नॉट, y में uy है v नॉट और ay है 0। बन गई इक्वेशन। अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, तो x बराबर हाफ ऑफ axt² बन गया और vx बराबर 0 प्लस kv नॉट t हो गया। फर्स्ट सेकंड, ऐसे y बराबर सीधे v नॉट t बन जाएगा। vy तो कांस्टेंट ही है। अब आगे का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहला, द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बैलून x, y, y के साथ। तो पहले t की इक्वेशन देख ली, x की देख ली, इक्वेशन बना लो। तो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ax इंटू t² मतलब y बाई v नॉट, हाफ ऑफ ax और ये kv नॉट है, ax की वैल्यू kv नॉट इंटू y बाई v नॉट, v नॉट कट गया, क्या आ गया, हाफ ऑफ ky। आंसर इज हाफ ऑफ ky, पहला वाला। बी क्या कहता है, द टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून। अब टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो vx यहाँ पर तुमको मिल गया, इस पोजीशन पे ax मिल गया और यहाँ ax और ay। अब ये एंगल मालूम होना चाहिए अल्फा, तो a टेंजेंशियल इज इक्वल टू ax cos अल्फा और a नॉर्मल इज इक्वल टू ax sin अल्फा। और जहां tan अल्फा की वैल्यू होती है vy बाई vx, ठीक है। तो vy पता है कितना है, v नॉट है, और vx भी पता है, vx कितना आ रहा है, vx की वैल्यू आ रही है kv नॉट टाइम्स t। ये tan अल्फा हो गया। अब at और ax निकाल लो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्टाइल के तरीके से ये, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। एक्सक्यूज ठीक मी है? सर। हाँ बेटे सर थोड़ा नीचे कर लो, पेज दिख नहीं रहा। बताता हूँ, अब ध्यान दो इसे। पहला केस क्या, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई, दैट इज v नॉट। ay की वैल्यू क्या है, 0 है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने बोल रखा है dx बाई dt, यानी vx की वैल्यू उसने बता रखी है ky। अब इससे तो y का फंक्शन बन गया, तो कुछ मत करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, dvx बाई dt। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो k कांस्टेंट है, dy बाई dt की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, v नॉट, तो kv नॉट। तो एक्सेलरेशन x का आ गया कितना, kv नॉट। अब x में और y में अलग अलग सॉल्व कर लिया। x में ux की वैल्यू 0 है, ax की वैल्यू kv नॉट, y में uy की वैल्यू v नॉट है और ay की वैल्यू 0 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन से y बराबर ut प्लस हाफ at², y बराबर v नॉट t, ay 0 है। x में हाफ ऑफ axt², vx 0 है और vx बराबर 0 प्लस kvt। तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली, फंक्शन में ट्रेजेक्टरी बना के सॉल्व कर ली। अब at की वैल्यू, अब किसी भी समय पे उसके पास ax है, एक्सेलरेशन, ये तो 0 है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टेंजेंशियल पाथ के अलोंग का एक्सेलरेशन और ये इसके नॉर्मल का एक्सेलरेशन। तो ये अगर हमको कंपोनेंट लेना है तो ax का कंपोनेंट इस तरफ cos अल्फा, ax का कंपोनेंट इस तरफ sin अल्फा, ax cos अल्फा, ax sin अल्फा। अब एंगल कैसे निकालेंगे, tan अल्फा, tan अल्फा हमको निकालना आता है, vy बाई vx पहले बताया था ये, तो v नॉट अपॉन kv नॉट t। अब इसके बेस पे sin की वैल्यू, cos की वैल्यू पुट करके ax की वैल्यू निकाली, ax की वैल्यू दे रखी कितनी है, kv नॉट, kv नॉट cos ऑफ अल्फा, यहाँ से पहले cos अल्फा निकाल लो फिर sin अल्फा निकाल लो, ठीक है। द टोटल एक्सेलरेशन ax की वैल्यू यही रहने वाली है, kv नॉट, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर बताइए। चलो नेक्स्ट बाय एग्जांपल। बढ़िया क्वेश्चन है ये। और बताइए एग्जांपल्स में, लेवल 2 के एग्जांपल में 6, 7, 8। कोई और डाउट? एग्जांपल्स में 7 सर, 7। एग्जांपल नंबर 7 लेवल 2 में, यस सर, सर यही क्वेश्चन। ठीक है। एन एलिवेटर
car floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter from ascending with constant acceleration 1.2 second after the start a bolt. हाँ देखो फिर वही बैलून वाला क्वेश्चन हो गया। जब वो 2.7 मीटर ऊपर था 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा था, ठीक है। An elevator car whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find the time when bolt hits the floor with the elevator, the net displacement and distance traveled by the bolt with respect to the earth. 2 सेकंड बाद एलिवेटर की स्पीड होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये 2.7 मीटर ऊपर है, ठीक है। इसकी स्पीड भी ऊपर की तरफ 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी, इसकी स्पीड भी 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a बराबर 1.2 होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा। 9.8 ले लेते हैं, 9.8 ही देखा, 9.8 दे रखा। अब रिलेटिवली पूछो कि यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लगेगा, तो रिलेटिवली चेक किया। जमीन के रिस्पेक्ट में ये 2.7 मीटर ऊपर था, रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू थी इसकी 0 और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 9.8 प्लस 1.2। किस तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। समझ में आया? ये नीचे की तरफ 9.8 है, ये ऊपर की तरफ 1.2। तो इस वाले फ्लोर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी भी 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी, इसकी वेलोसिटी भी 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 9.8 प्लस 1.2 बिकम्स 11। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? 2.7 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ 11 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.4 बाई 11। टी की वैल्यू निकल गई यहाँ से, टी निकला। अब पूछता है कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो रियल वर्ल्ड में आ जाओ, तो उसकी रियल डिस्टेंस r बराबर 2.4 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। रियल वर्ल्ड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टाइम की वैल्यू लगभग 0.7 आ रही है। सॉल्व कर निकाले, रिलेटिव से सॉल्व करना है। डन? समझ में आया? फिर समझाऊं? जब बोल्ट गिरेगा तो दोनों के पास स्पीड 2.4 होगी। बोल्ट चूंकि हवा में आ गया तो उसका 9.8 हो जाएगा, एलिवेटर का 1.2 ही रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर चेक किया गया, तो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 0, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया 11 और रिलेटिव डिस्टेंस आ गई 2.7। तो समय निकालना, क्या निकालोगे? r बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर पुट करके निकाल लिया। टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई। तब पूछे रियलिटी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, तो रियल वर्ल्ड में आ जाओ। अब ये जा रहा था ऊपर 2.4 से, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था g, तो कहाँ जाके गिरेगा, किस जगह पे, तो उसकी पोजीशन निकाल लो। अपने रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, अपनी पोजीशन से किस जगह पे होगा, उसको सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, और एग्जांपल बताइए भाई। एक्सरसाइज कल करेंगे। कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए एग्जांपल, नहीं तो फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए 1D वाला भी 2D वाला भी। ठीक है, अभी किसी को डाउट नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डन? ठीक है, अब पढ़ लीजिए। कल से एक्सरसाइज IEEE प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लिए रहेगा, शेयर कर लीजिए। सर एक एग्जांपल में प्रॉब्लम है सर। कौन सा एग्जांपल? सर स्क्रीन शेयर कर दो, सर एक बार फोटो खींच रखी है उसकी सर। भेजो। A car race
takes time t less than car B in the finish, passes the finishing point with speed V more than that the car B. A car takes time t less A or B. इसको समय लगता है t नॉट माइनस टी और इसकी स्पीड होती है v नॉट प्लस वी। A1 क्या कर रहे हो भाई? कौन है ये? क्या कर रहा है? मजाक बना रखा है। U0 देखो बताना क्या है। ये इसकी स्पीड v नॉट है, इसको समय लग रहा है t नॉट। इसकी स्पीड v नॉट प्लस वी है, समय लग रहा है t नॉट माइनस टी। दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। तो v नॉट इज इक्वल टू a टू t नॉट, v नॉट प्लस v इज इक्वल टू a1 t नॉट माइनस टी। ठीक, t नॉट v नॉट। अब इसको सॉल्व कर लो। a2 t नॉट प्लस v इज इक्वल टू a1 t नॉट माइनस a1 t। a2 माइनस a1 t नॉट इज इक्वल टू या a1 माइनस a2 t नॉट इज इक्वल टू v प्लस a1 t। तो t नॉट की वैल्यू आ गई v प्लस a1 t बाई a1 माइनस a2। a1 माइनस और v नॉट की वैल्यू आ गई a2 v प्लस a1 t अपॉन a1 माइनस a। ठीक, अब इसमें पुट कर दो और वैल्यू सॉल्व कर लो। किसकी क्या पुट करना? शो दैट v इज इक्वल टू रूट a1 a2 t। यहाँ से v की v नॉट की वैल्यू एलिमिनेट करके इसमें पुट कर दो, v नॉट की और t नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर कर लो। पहले वाले की डिस्टेंस हाफ ऑफ a1 t नॉट माइनस टी का स्क्वायर बराबर दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस हाफ ऑफ a2 t नॉट स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों में वैल्यू पुट कर दी t नॉट और v नॉट की और सॉल्व करके आंसर निकाल। डन। यस सर, समझ में आ गया सर। चलो ठीक है बच्चों, कल एक्सरसाइज करेंगे, बाकी कल। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।